चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वह है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 4th चैप्टर है यह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेटेज 10 to 15 मार्क्स का है। पूरे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बुक में सबसे अधिक वेटेज इसी चैप्टर का है। हम इस पूरे चैप्टर में 4 वर्ड्स यूज करने वाले हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम। हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 4 वर्ड्स को यूज करने वाले हैं। प्रिंसिपल, ओरिजिनल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड। किसी भी दो पार्टी के बीच में वह इनिशियल फिगर जो ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है हम उसी को प्रिंसिपल वैल्यू मान लेते हैं। मैंने इन्हें 2000 रुपीज़ रखने के लिए दे दिया, या बैंक से मैंने 1 लाख रुपीज़ का लोन ले लिया। मेरे और बैंक के बीच में इनिशियल फिगर 1 लाख, तो प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख हो गई। मेरे और इनके बीच में इनिशियल फिगर 2000, तो 2000 प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। हम इस पूरे चैप्टर में इसे कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये सिंपल लैंग्वेज में प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिखा जाता। वह इस तरह से लिखा जाता है, सम ऑफ मनी या सम इन्वेस्टेड या सम बारोड। ये सभी क्या हैं? प्रिंसिपल वैल्यू है, इनिशियल फिगर। प्रिंसिपल से उस एक्सेस 1 रुपये भी अगर अधिक आ पाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। 2000 रुपीज़ इन्होंने मेरे को दिया रखने के लिए, मैंने इन्हें रिटर्न किया 2500, तो इंटरेस्ट कितना मिला इन्हें? 500। मैंने बैंक से 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, मैंने बैंक को रिटर्न किया 1,20,000 रुपीज़, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 20,000। प्रिंसिपल से एक्सेस 1 रुपये भी अगर अधिक होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। और इसे हम इस पूरे चैप्टर में आर से डिनोट करेंगे, जिसे परसेंटेज साइन के साथ लिखा जाता है। और इसे और किसी दूसरे नाम से नहीं जानते, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से ही जानते हैं। अमाउंट, प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाए तो अमाउंट बन जाता है। जैसे 2000 रुपीज़ इन्होंने मुझे रखने के लिए दिया था, मैंने 500 का इंटरेस्ट दिया, तो अब अमाउंट कितना बन गया? 2500। बैंक से मैंने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, लोन का रिटर्न मैंने किया 20,000 इंटरेस्ट के साथ, तो अमाउंट कितना बना? 1,20,000 रुपीज़। मीनिंग अमाउंट जिसे हम कैपिटल ए से नोट करते हैं, ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। लेकिन इसे बुक में अलग अलग तरीके से नोट किया जाता है, अलग अलग स्टेटमेंट के साथ डिफाइन किया जाता है। एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी है, दूसरा ये कहा जाता है वैल्यू आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। वैल्यू आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी पर्सन ने कुछ इन्वेस्ट किया किसी एक बैंक में, 3 साल बाद बैंक ने उसे रिटर्न दिया 6,500, तो ये 6,500 क्या है? अमाउंट है। क्यों? क्योंकि उसे कम मिला है, 3 साल बाद मिला। या उसी पर्सन ने उसी प्रिंसिपल को डिपॉजिट किया था 4 इयर्स के लिए, 4 साल बाद उसे मिलता है रिटर्न 7,800, तो ये 7,800 क्या है? अमाउंट। वैल्यू आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इस अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से यह कैलकुलेट होता है। टाइम पीरियड क्या है? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, जितने ईयर्स के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन यूज़ किया जाता है हम उसी को टाइम पीरियड मान लेते हैं। अगर इन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ दिया था 2 ईयर्स के लिए, मैंने रिटर्न किया 2500, तो मेरे और इनके बीच में टाइम पीरियड क्या है? 2 ईयर्स। बैंक से मैंने लोन लिया था 1 लाख रुपीज़ 5 ईयर्स के लिए, बैंक को रिटर्न किया 1,20,000 रुपीज़, तो मेरे और बैंक के बीच में टाइम पीरियड क्या है? इसे हम इस पूरे चैप्टर में स्मॉल टी या स्मॉल एन में से किसी एक से नोट करते रहेंगे। हम यही 4 अल्फ़ाबेट्स या 4 वर्ड्स कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। जितने जल्दी और इजीली ये आप क्लियर कर लेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट में कौन क्या है, उतने ही जल्दी आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन हो जाएगी। मेथड्स मैं आपको बताता रहूँगा। एक बार फिर क्लियर कर लें, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम पीरियड। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें।
इन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ रखने के लिए दिया 4 ईयर्स के लिए, मैंने रिटर्न कर दिया 1200। मेरे और इनके बीच में कौन क्या है? 1000 प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना है 200, अमाउंट कितना है, टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर्स। जितने जल्दी और इजीली क्लियर कर लेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व है। लेकिन इंटरेस्ट जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट किया जाए वह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मैंने किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10%। ध्यान से सुने, 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 100 रुपीज़ मैंने जो डिपॉजिट किया फर्स्ट ईयर में, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10 रुपीज़। सेकेंड ईयर फिर 100 रुपीज़ पर ही इंटरेस्ट मिले, अगेन कितना मिला। थर्ड ईयर फिर 100 रुपीज़ पर ही इंटरेस्ट मिले, अगेन एवरी ईयर अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलता है तो वह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P प्रिंसिपल वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम पीरियड इन ईयर्स। क्वेश्चन फिर रेज हुआ कि क्या सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन केवल ईयर्स में ही कर सकते हैं? नहीं, मंथ्स में भी कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के इसी फार्मूले को हम मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वह इस फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। आप जितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वह मंथ्स के जगह पर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या केवल मंथ्स पर ही कैलकुलेट हो सकता है, डेज पर नहीं? डेज पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फार्मूला? जितने डेज का इंटरेस्ट चाहिए अब हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मैंने किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो अब 100 रुपीज़ मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ में ऐड कर दिया। अब सेकेंड ईयर 100 रुपीज़ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा या 110 पर? 110 का 10% 11 रुपीज़ फिर 110 में ऐड हो गया। नेक्स्ट ईयर 121 रुपीज़ पर 12.1, मीनिंग ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, क्या होता है? कंपाउंड अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। और कंपाउंड अमाउंट जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P1 प्लस आर बाई 100 रेज़्ड पावर n। ये क्या है? अमाउंट, P प्रिंसिपल वैल्यू, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N टाइम पीरियड इन ईयर्स। ध्यान दें, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम पीरियड को T से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़कर हर जगह टाइम पीरियड को N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई क्रॉस क्वेश्चन यहाँ तक? केवल 4 वर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरीके होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट के 3 मेथड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पहले करते हैं, अमाउंट की कैलकुलेशन उसके बाद की जाती है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट की कैलकुलेशन पहले करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बाद में करते हैं। क्योंकि अब पहले फार्मूला किसका हमें मिला है? अमाउंट का। अमाउंट के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं,
अमाउंट उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, किस फार्मूले से? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। ठीक है, तो हमें एक वर्ड और भी यहां सीख लेना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमें पहले लगाना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया जाए या ना दिया जाए, इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशन पहले हम करेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट की कैलकुलेशन पहले करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसके बाद की जाती है। एक स्टेप और अगर सिंप्लीफाई हम करना चाहें, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो हमने लिख दिया। अमाउंट के जगह पर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ए पी 1 + r/100 माइनस पी, लिख सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इसी फार्मूले में से अगर पी कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं? 1 + r/100 माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला हमें ये मिला, जो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को सिंप्लीफाई करने के बाद मिलता है। धरती पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, वह इन्हीं 4 फार्मूलेस के बेस पर कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे अधिक फार्मूलेस की जरूरत नहीं है। केवल एक स्टेटमेंट इसमें और ऐड कर लें। वाया सिंपल इंटरेस्ट में, अच्छा ये जो मैंने अभी वर्ड कहा है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, अमाउंट दिया जाए या ना दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशन पहले करेंगे, ध्यान रहे। अमाउंट का यूज बाद में करेंगे इसके बेस पर। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम अमाउंट पहले, इंटरेस्ट उसके बाद, लेकिन अगर चाहें तो इस फार्मूले से डायरेक्ट इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट और देख लें। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने ईयर्स आपको बता दिया, मंथ्स के लिए केस बता दिया, डेज के केस में बता दिया। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा कुछ होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वह वर्ड्स हैं एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। ये 4 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एनुअली के केस में कंपाउंड अमाउंट, क्योंकि अमाउंट का ही बेसिक फार्मूला पहले लगाया जाएगा, अमाउंट का फार्मूला आपको पहले लगाना है, इसी से कैलकुलेट हो जाएगा। सेमी एनुअली के केस में हमें करना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना है और टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी क्वेश्चन 2 से ही क्यों हमने किया? क्योंकि 1 ईयर में कितने 6 मंथ्स होते हैं? 2। क्वार्टरली के केस में इसी फार्मूले को सोचकर बताएं क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 से। और मंथली के केस में क्या करेंगे? और टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और भी वर्ड्स होते हैं डेली और कॉन्टिन्यूअसली, वह आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट वाले वर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कभी नहीं, और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वर्ड्स सिंपल इंटरेस्ट के लिए कभी नहीं। मीनिंग सेमी एनुअली, क्वार्टरली या मंथली वर्ड्स ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए कभी नहीं लगाए जाएंगे, और मंथ्स, ईयर्स या डेज ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी नहीं लगाए जाएंगे। यहां तक के वर्ड्स क्लियर हैं? समझ में आ गया? यहीं तक बताए गए थे। इससे आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जिनकी फर्स्ट क्लास है वह इसे नोट डाउन कर लें, एक बार चेक कर लें, कोई कंफ्यूजन हो दोबारा पूछ लें, और ये रिकॉल कर लें कि कौन कौन से वर्ड्स मैंने कहा है। क्या क्या कहा? पहले 4 वर्ड्स हम यूज़ करने वाले। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट, और एवरी ईयर ओरिजिनल प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट ईयर्स, मंथ्स और डेज के फार्मूलेज ये हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का यह है, अमाउंट पहले कैलकुलेट करेंगे,
अमाउंट कैलकुलेट करने में एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पहले, अमाउंट बाद में। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट पहले, इंटरेस्ट बाद में। यहीं तक बताया गया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर ही रखा है आप सभी के डिमांड पर। ये लाइट बंद कर दो, रिफ्लेक्शन नहीं रहेगी। ये यहाँ से ठीक है, ये भी बंद हो जाए। ठीक है अभी। कैलकुलेटर है सभी के पास? कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बता देंगे आंसर? चलिए, लिख लिया। चलें, क्वेश्चन सुने। मैंने किसी एक पर्सन से 50,000 रुपीज़ का लोन ले लिया।
उसने कहा कि आपसे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 5% सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे से कहा रिटर्न कब करेंगे? मैंने कहा कि मैं एक साथ सारे पैसे रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, मैं एवरी ईयर 25,000 रुपीज़ पे करता रहूँगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो आफ्टर सेकेंड रीपेमेंट बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा मुझे देने के लिए? क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा बताऊं? एक बार फिर सुने। 50,000 रुपीज़ का लोन मैंने किसी से लिया, उसने पूछा कि रिटर्न कब करेंगे? मैंने कहा भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक साथ सारे पैसे नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे 5% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता हूं। मैंने उससे कहा कि मैं एवरी ईयर 25,000 रुपीज़ पे कर दूंगा। फर्स्ट ईयर कैन में 25,000, सेकेंड ईयर कैन में 25,000, थर्ड ईयर कैन में 25,000 एंड सो ऑन, जब तक ये तुम्हारा लोन चलेगा। तो अगर ये एग्रीमेंट हो चुका है तो आफ्टर सेकेंड रीपेमेंट मेरे 2 साल तक पेमेंट देने के बाद बैलेंस अमाउंट कितना बच जाएगा देने के लिए? क्वेश्चन क्लियर है? चल ट्राई करें और बताएं आंसर क्या होना चाहिए। आ गया? आंसर यही है। आंसर बताएं। आफ्टर सेकेंड रीपेमेंट बैलेंस अमाउंट कितना रह जाएगा देने के लिए मुझे? अब जाहिर सी बात है इंटरेस्ट तो लेगा ही ना। 2 साल के पेमेंट देने के बाद 55,000 मुझे और देना पड़ेगा। देना पड़ेगा 5,000। लिख दे रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। एक आंसर इन तीनों का है, एक का नहीं है। आपका भी है? नहीं है, इन 3 का है 5,000। और कोई से डिफर? सिंपल इंटरेस्ट है तो एवरी ईयर ही तो लेगा ना। इंटरेस्ट हमेशा एक एवरी ईयर लगाया जाता है, ध्यान रहे। पूछ रहे हो, बता रहे हो? टाइम पीरियड नहीं, मैंने ये पूछा है आफ्टर सेकेंड रीपेमेंट, मीनिंग ट्रांजैक्शन 2 ईयर्स का हुआ है। 2 साल तक मेरे पेमेंट देने के बाद बैलेंस अमाउंट कितना बच जाएगा और देने के लिए? क्वेश्चन क्लियर है? सोचें। पूछ रहे बता रही हैं? ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं। सही आंसर तो मुझे भी नहीं पता। और कोई इससे डिफर कुछ है? 1250। कोई और इससे डिफर? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं एक अपने तरफ से इंक्लूड कर दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज। तीनों गलत हैं? मैं कहाँ कर रहा हूँ, मेरा तो ऑप्शन है ये। कोई और बता सकता है? आपका भी नन ऑफ दीज है? और कोई से डिफर? हाँ जी, 5125। और कोई आपका भी है कुछ? पूरी हो गई कंप्लीट, नील, 0। और कोई से डिफर? चलिए, इतने तो 6 ऑप्शंस हमें मिले, इतने तो आपके एग्जाम में भी मिलने वाले नहीं हैं। चलिए देखते हैं सही क्या है। 50,000 रुपीज़ का लोन जिससे मैंने लिया था उसने फर्स्ट ईयर पर तुरंत इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। देखें, उसका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पर 5% के रेट से, अगर 50,000 रुपीज़ का लोन है तो फर्स्ट ईयर में इसका 5% कितना हुआ?
2500, ये इंटरेस्ट है। कितना होगा ये? 52500, ये बना ना। मैंने कितना दिया? 25, तो ये मुझे देना चाहिए था, मैंने दिया कितना? 2500, नहीं 25,000 मैंने कहा था, माइनस 25,000 ये मैंने पेमेंट दिया फर्स्ट ईयर के एंड में। तो अब बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 5, ये कितना है? 7, 27,500, ये इतना बचा। फिर ये तो दूसरे साल के स्टार्टिंग में बचा, दूसरे साल फिर इस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। सेकेंड ईयर इसका 5% कितना आता है? क्यों? पहले इस पर इंटरेस्ट बताएं। 1375, ये इंटरेस्ट है। कितना आई है? 57882, इतना मुझे देना चाहिए था। फिर मैंने दिया कितना? 25,000, क्योंकि मैंने पहले ही कमिटमेंट कर रखा है, 1 0 नहीं रहेगा इसमें। यह है पेमेंट। बैलेंस कितना बचा? है कोई ऑप्शन? है ना एक, नन ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान से सुने आप सभी। आपने किसी एक बैंक में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया। कितना डिपॉजिट किया? 5 ईयर्स के लिए। और दूसरे दिन आप गई 99,99,990 रुपीज़ निकाल लिया दूसरे ही दिन, और बैंक से क्लेम किया कि 5 साल तक मेरे 1 करोड़ रुपीज़ पर इंटरेस्ट लगाओ। बैंक कितने रुपीज़ पर इंटरेस्ट लगाएगी? 1 करोड़ पर। क्यों? बैंक ने तो कहा था हम 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। नहीं समझ में आया? भाई जितना लास्ट पेमेंट होगा, लास्ट जो डिपॉजिट होगा, उसी पर तो इंटरेस्ट लगेगा ना। 50,000 का मैंने लोन लिया था, 5% इंटरेस्ट, ठीक बात है। मैंने पहले साल 25,000 दे दिया, तो मैं कहूँगा नहीं दूसरे साल तुम 30,000 पर लगाओ, या जो हुआ है बैलेंस उस पर लगाओ। मैं तो 25 दे चुका हूँ, क्योंकि दूसरे साल की प्रिंसिपल वैल्यू अब ये हो गई। देखें ध्यान से, ये दूसरे साल की प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। समझ में आई बात? नहीं, दूसरे साल की प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी हो गई? हाँ, यही हो गई। दूसरे साल पर इसका इंटरेस्ट ये लगा। नहीं हुआ क्लियर? एक साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये आपको बताया गया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हर साल ट्रांजैक्शन होता है, बैंक ध्यान से सुने, मैं 1000 बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक 1000 पर इंटरेस्ट लगाएगी। 6 महीने बाद मैंने उसमें 2000 रुपये और डाल दिया, अब बैंक 3000 पर इंटरेस्ट लगाएगी। फिर मैं 2 महीने बाद उसमें से 2500 निकाल दिया, तो अब बैंक 500 पर इंटरेस्ट लगाएगी। जो लास्ट बैलेंस रहेगा हमेशा उस इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट कोई भी सिंपल हो या कंपाउंड हो। समझ में आया? इसीलिए अब तो कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 5000 का 50,000 का क्वेश्चन था, 10% इंटरेस्ट था, मैंने चेंज करके 5% बना दिया है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताएं सभी सेटिस्फाइड हैं इससे? एक किसी पर्सन ने किसी एक बैंक में 30,000 रुपीज या 3,000 रुपीज मान लें डिपॉजिट किया। बैंक ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है 10% सिंपल इंटरेस्ट। एक किसी पर्सन ने 3,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट उसे क्या 30,000 मान लें, 30,000 रुपीज 10% का उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। उसने बैंक से कहा कि मैं हर 2-2 साल का इंटरेस्ट निकाल कर अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया करूंगा, जिससे हमारी प्रिंसिपल बढ़ती रहे। बैंक ने कहा ठीक है। अगर उस पर्सन का बैंक से एग्रीमेंट हो चुका है तो 4th पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर समझें।
एक किसी पर्सन ने 30,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, 10% का इंटरेस्ट उसे सिंपल मिल रहा है। उसने बैंक से यह कहा कि हर 2 साल पर हम बैंक से इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा मैं निकाल लूंगा और वह अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा, हर 2 साल पर। तो अगर ये कंडीशन हो चुकी, ये एग्रीमेंट हो चुका है, तो 4th पर्टिकुलर ईयर केवल 4थे साल का इंटरेस्ट बताएं क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पर्सन निकाल लेगा और अपने प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। नहीं क्लियर हो क्वेश्चन? क्या नहीं हुआ बताएं? मुझे पहले साल का कुछ इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल का मिला, मैंने निकाल लिया, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, फिर उस पर तीसरे साल का, हाँ 4th पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? चारों साल का नहीं, 4th पर्टिकुलर ईयर। हाँ, इंटरेस्ट बताना है। सालों में एक बार निकालते हैं ना सर। 4th ईयर का 3663 3663 एक आंसर है 3663, इससे डिफर। मैं श्योर नहीं हूँ, पर 3600 कितना 3600 गलत है, लिख दूं? नहीं मतलब देखो हर 2 साल में निकालता है, तो फिर 3rd and 4th कंबाइंड बताएंगे, फिर 4th। केवल 4th ईयर, 4th पर्टिकुलर ईयर मैंने कहा है। हाँ जी, और कोई से डिफर? ये आगे वाले भाई साहब को आंसर अच्छा नहीं लग रहा है। सेम आ रहा है? इसमें कोई है? इसमें कोई नहीं है तो दूसरा बता सकते हैं जो मेरा एक आंसर एज यूजुअल वो नन ऑफ दीज होगा ही होगा। सर मेरा 3993 है। कोई बात नहीं है तो सही, इससे डिफर तो नहीं है। हाँ जी, और कोई जल्दी बताएं। सोल्यूशन देखें। 30,000 रुपीज़ का मैंने लोन लिया था, या उस पर्सन ने लोन लिया, 10% सिंपल इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला? 3000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 3000। उस पर्सन के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली दोनों इंटरेस्ट उसने निकाल लिया, कितना हुआ? और ये 6,000 रुपये इसमें डिपॉजिट कर दिया, 36,000 हो गया। अब 36,000 पर अगले 2 साल इंटरेस्ट कैलकुलेट किए जाएंगे, तो 3rd ईयर इसका 10% कितना हुआ? और 4th ईयर भी कितना हुआ? 3rd। और मैंने यही पूछा भी था कि 4th पर्टिकुलर ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा। दैट्स इट, हो गया। सही बताने पर चेंज कर दिया पीछे। उन्होंने कहा था 36, क्या बताया था? समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, अगर मैंने यही क्वेश्चन 5th पर्टिकुलर ईयर का पूछा होता तो क्या होता? फिर ये दोनों क्या होते? 7200, और ये किस में ऐड होते? 36,000 में कितना? 4320। ये 5th ईयर का इंटरेस्ट होता और यही 6th ईयर का भी होता। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो था क्वेश्चन 15,000 का, आंसर 4th पर्टिकुलर क्या आता था? 1875।
मैंने इसको चेंज करके ये बना दिया। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को देखें, समझें उससे, तब आंसर अपना बताएं। चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक देखें, फिर उसके बाद अगला कोई क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा। एक कोई पर्सन 100 रुपीज़ किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है। एज यूजुअल वही क्वेश्चन जो इसके पहले के एग्जाम्पल में बताया गया। 3 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाँ, कंपाउंडेड एनुअली। अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो इसकी मीनिंग क्या है वह देखें। इसके एक्सप्लेनेशन में इसकी मीनिंग, फर्स्ट ईयर में वह 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करता है। फर्स्ट ईयर में उसे 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है। ये 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ में ऐड हो जाते हैं, 110 हो जाता है। सेकेंड ईयर अब 110 रुपीज़ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 110 का 10% मिलता है 11 रुपीज़। ये 11 फिर ऐड हो गए, हुआ 121। थर्ड ईयर अब किस वैल्यू पर इंटरेस्ट? 121, और 121 का 10% मिलता है 12.1। फाइनली हम इसको ऐड करने के बाद पा जाते हैं 133.1, क्योंकि ये 12.1 इसमें ऐड हो जाएगा। जनरली हम इस 133.1 रुपीज़ को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये लगा देते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ नहीं करते। 100 1 प्लस 10/100 रेज़्ड पावर 3, और ये फाइनली हम पा जाते हैं 133.1। ठीक है ये? चलिए जी आगे। एज्यूम करें कोई एक प्रोडक्ट है मेरे पास 100 रुपीज़ का। उस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 इयर्स के लिए। उस प्रोडक्ट पर डिप्रिसिएशन रेट चार्ज किया जा रहा है 10% पर एनम। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, आफ्टर 3 इयर्स, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी, जरा समझें। इसकी मीनिंग, फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्ट हमारे पास 100 रुपीज़ का हुआ करता था, फर्स्ट ईयर में उस पर 10 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़ बनता है। ये 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ में से निकल गए, कितना बचा? 90। सेकेंड ईयर किस वैल्यू पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? ध्यान दें, जनरली अगर इंटरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाते। सिमिलरली अगर डिप्रिसिएशन रेट की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है तो हम डिमिनिशिंग बैलेंस लगाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हम स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाते। तो इसीलिए अब हम 100 रुपीज़ पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या 90 रुपीज़ पर? 90 रुपीज़ पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 90 रुपीज़ का 10%, 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ इसमें से डिडक्ट हुआ, कितना हुआ? थर्ड ईयर किस वैल्यू पर डिप्रिसिएशन? 81 रुपीज़ पर डिप्रिसिएशन, कितना हुआ? 8.1 इसमें से डिडक्ट हो गया, कितना बना? 72.9। क्लियर हुआ? यहाँ लास्ट फाइनली वैल्यू हम 72.9 पा रहे हैं, यहाँ कितनी पा रहे हैं? 133.1। अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम कंपेयर करें तो हमें एक ट्रिक ये मिल रहा है कि यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो सभी ऐड होकर आगे जा रहे हैं, और यहाँ जो ये सभी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट होकर आगे जा रहे हैं। इस लास्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने का अगर फार्मूला ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का यही फार्मूला क्या निगेटिव साइन के साथ नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए पता नहीं है, लॉजिकली होना चाहिए, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं चेक करके। अगर ये सही है तो आगे से हम डिप्रिसिएशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में इसी फार्मूले को अप्लाई करते रहेंगे। चेक करते हैं। P के लिए हमने लिख लिया 100, 1 माइनस R के लिए 10/100 टाइम पीरियड 3। कैलकुलेटर जिसका सही आंसर बताए वह यूज़ कर ले। यह हुआ 0.9 रेज़्ड पावर 3 100। 0.9 रेज़्ड पावर 3 आता है 0.729, और अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 72.9। बड़ी अच्छी बात है, ये फार्मूला मिल गया हमें वैल्यू। इसकी मीनिंग, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चंस दिए जाएं उन सभी क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला कंपाउंड अमाउंट वाला ही निगेटिव साइन के साथ लगता है। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? लेकिन
ये इसमें ए, ये डेप्रीशिएशन को नहीं बताता, ए क्या बताता है? टोटल अमाउंट 72.9 को बताता है, मीनिंग डेप्रीशिएटेड वैल्यू को बताता है या स्क्रैप वैल्यू को बताता है, मीनिंग आफ्टर डेप्रीशिएशन। ए क्या है? डेप्रीशिएटेड वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, यह है आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि डेप्रीशिएशन क्या है। फिर डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रीशिएटेड वैल्यू, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ओरिजिनल वैल्यू है 100 माइनस डेप्रीशिएटेड वैल्यू है 72.9, तो डेप्रीशिएशन कितने का हुआ? 27.1 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन हुआ। तो आपको इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं भी डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन मिलता है तो हम कंपाउंड अमाउंट वाले फार्मूले को निगेटिव साइन के साथ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और याद रहे ये डेप्रीशिएटेड वैल्यू को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है, या स्क्रैप वैल्यू को बताता है। नोट डाउन कर सकते हैं, इस एक्सप्लेनेशन के साथ समझना आसान हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा कंपाउंडेड पे होगा ना? सिंपल पर नहीं होगा। लिख लिया। टॉपिक एक कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स बताया गया था, नहीं बताया गया था? कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स नहीं बताया गया था? क्या क्या बताया गया था? अच्छा, केवल वही बता। फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होता है? फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होता है? अच्छा, अभी आगे बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये फार्मूला भी लिख लें। जितने एग्जाम्पल्स, जितने स्टेटमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करके सुनते रहें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक डिफाइन होता है कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स, उसे देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स, स्टेटमेंट टेक लिखें। द फाइनल कंपाउंड अमाउंट
the final compound amount is the product of original principal. The final compound amount is the product of original principal and two or more than two factors is in the form of 1 plus r by 100 raised to power n. 1 plus r by 100 raised to power n. एक बार फिर स्टेटमेंट सुन लें. द फाइनल कंपाउंड अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल and 2 or more than 2 factors is in the form of 1 plus r by 100 raised to power n. समझें. आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, ऐसे एग्जांपल्स आपने किया है कि जिसमें 100 रुपीज़ मैंने एक बार कहीं बैंक में डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने 10% दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगाकर. लेकिन थोड़ी देर के लिए जूम करें कि अगर हमने 100 रुपीज़ किसी बैंक में 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट तो किया, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और नेक्स्ट 1 ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, ये भी तो पॉसिबल है. तो फिर क्या करें? या हमने 4 इयर्स के लिए 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अलग, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अलग है. 4th ईयर के एंड में अमाउंट क्या होना चाहिए? दिस इज कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स. अगर रेट अलग अलग हो तो करना क्या है? इसे कैलकुलेट करने का जो तरीका है और ये शॉर्टकट ट्रिक, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कंपेयर करें. देखें, अगर आपको 100 रुपीज़ किसी एक बैंक में डिपॉजिट करना है, मान लें, नोट डाउन आपको अभी नहीं करना, 4 इयर्स के लिए करना था, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 6% सेमी एनुअली. एट द एंड ऑफ 4th ईयर फाइनल कंपाउंड अमाउंट क्या होगा, ये पूछा गया. हम करते क्या हैं वह सीखें. हम करते यह हैं कि 100 रुपीज़ पर पहले 2 साल की कैलकुलेशन कर लेंगे 5% के अकॉर्डिंगली, जो आएगा वो यहाँ का फिगर होगा, और फिर उस पर अगले 2 साल का 6% सेमी एनुअली के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे. यही तो करते हैं ना. अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो देखें. मैं आपको ये कह रहा हूँ फाइनल कंपाउंड अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका? ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 और जितने फैक्टर्स हों उन सभी फैक्टर्स को इसी फॉर्म में लिखकर ओरिजिनल प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर मिल जाएगा. 100 ओरिजिनल प्रिंसिपल है, वह लिखा इनटू पहले पार्ट को इसी फॉर्म में लिखा तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है? 5/100. टाइम पीरियड कितना है? 2 लिख दिया. इनटू एक और फैक्टर है, उसे क्या लिखेंगे? सोच कर बताएं. 1 प्लस 6% सेमी एनुअली है तो क्या लिखेंगे? 6 बाई सेमी एनुअली में रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम 2 है 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, जो वैल्यू पाएंगे वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. और ये वैल्यू वही पाएंगे जो हम 2 बार की कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पाते. उस ये टफ है, टफ होगी कैलकुलेशन. कैलकुलेटर का ट्रिक सीख रखा है. बस फटाफट यूज़ करें 1 मिनट के अंदर. 1 मिनट क्यों, ज़्यादा है 1 मिनट, 30 सेकंड्स में आंसर. पेन पेपर लगाने की ज़रूरत है नहीं. देखें 100, इसे हम क्या लिखेंगे? 1.05 रेस्ट पावर 2. इसे क्या लिखेंगे? 2 3 जा 1.03 रेस्ट पावर 4. यहाँ तक तो ठीक है. वन 1.05 रेस्ट पावर 2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है.
1.05 इंटू 1.05 इक्वस टू 1.1025, ये तो ठीक है। पावर 4 है 1.03, देखें 1.03 इंटू 1.03 इक्वस टू कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। हमें कितने टाइम्स चाहिए, 2 से आगे जितने टाइम्स चाहिए इक्वस टू का साइन प्रेस कर दें। 2 हो चुका है, कितने चाहिए, 3 4 हो गया, चलेगा। ये नहीं अच्छा है, इसी को चलाएं। और डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर ले लें। 1.1255 तो क्या हुआ यहाँ 100, इसका क्या आया था 1.1025 और इसका क्या आया 1.1255। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू वही आंसर हो गया। ज़्यादा टाइम लगा, जितने पावर्स पर हों कैलकुलेशन इसी तरह से हम करेंगे। केवल 2 बार कर लें, उसके बाद इक्वस टू दबाएं। मान लें एक एग्जांपल, हमसे कहा गया 1.03 रेस्ट पावर 12 कैलकुलेट करें। अब देखें 1.03 इंटू 1.03 इक्वस टू कितने हो गए, 2 हो गए। कितने चाहिए 12, 3 से कैलकुलेट करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर निकाल लें, ठीक है। चलिए अभी तो बहुत कुछ सीखना है। चलिए तो ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल अगर देखें, ये आ जाएगा, मैं सॉल्व कर दूं। अब तो कैलकुलेटर बताएगा, हमें कुछ बताना ही नहीं है। चलिए देखें आगे। मान लें किसी एक दूसरे एग्जांपल में यह कहा गया 100 रुपीज़ आप किसी एक बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं 5 ईयर्स के लिए। फर्स्ट 2 ईयर्स में इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली, नेक्स्ट 2 ईयर्स में 4% सेमी एनुअली, नेक्स्ट 1 ईयर में 8% क्वार्टरली। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आ जाएगा। कितने फैक्टर्स अब इसमें लगेंगे 3, और उन तीनों फैक्टर्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखकर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 से। फॉर एग्जांपल a इक्वस टू 100, पहले फैक्टर को बताएं क्या लिखेंगे, सभी बताएं। दूसरे को 2 इंटू 2 इंटू, नेक्स्ट को 4 करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों 4 करेंगे, आ जाएगा जो वैल्यू वही आंसर आपका। एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर दें, आ जाएगा आप। चलिए नोट डाउन करें, फिर आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन सभी ने ट्राई किया है? अच्छा, डाउट्स बने हैं? कहाँ तक ट्राई किया?
बीच बीच में से किया है? कितने क्वेश्चंस तक ट्राई किया है? 10 तक या 20 या 15? 8-9 तक कुछ हो जा रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए, आपने हो जा रहे, कुछ डाउट्स भी हैं? अच्छा, कितने हैं डाउट्स? 3-4। और पीछे डाउट्स हैं? ट्राई किया? कहाँ तक के क्वेश्चंस? अच्छा जी। और तुमने अभी कुछ नहीं किया? कोई बात नहीं, अब मिल गई बुक? कौन से क्वेश्चन अच्छा, अब जरूर ट्राई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ ट्राई करने का तरीका, कि जिससे तुम लोगों ने कहाँ तक किया है? 15 तक। तुमने 15 तक। डाउट्स कहाँ तक बने? कितने बने? 3 क्वेश्चंस। चलो, एक टॉपिक में छोटा सा और बता दूं, उसके बाद आप सभी के डाउट्स में ये बता दूं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए, ये लिख लिया? समझ में आ गया? अच्छा, एज्यूम करें कि अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन डिप्रिसिएशन का होता, ये भी तो पॉसिबल है, तो क्या करते? यही सेम माइनस कर लेते। और डिप्रिसिएशन में ध्यान रहे, ये सेमी एनुअली क्वार्टरली वर्ड्स यूज नहीं होते। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल इस तरह से क्रिएट करूं कि कोई एक मशीन, कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, इसे मैं यूज़ कर रहा हूं 5 ईयर्स के लिए, उस पर डिप्रिसिएशन रेट फर्स्ट 2 ईयर्स में चार्ज किया जा रहा है 5% एनुअली, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में 7% एनुअली, और नेक्स्ट 1 ईयर में 9% एनुअली। फाइंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब इसमें जरा ध्यान दें, ये हर जगह एनुअली ही लगेगा, सेमी एनुअली क्वार्टरली नहीं लगा सकते कभी भी। समझ में आए? तो अब फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100। सेम पैटर्न, केवल क्या करेंगे? निगेटिव लगा देंगे। 1 माइनस 5/100 रेज़्ड पावर 2। नेक्स्ट क्या लगाएंगे? 7/100 रेज़्ड पावर 2। नेक्स्ट में आ जाएगा, मैं सॉल्व कर दूं। यही है पैटर्न डिप्रिसिएशन के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताने से पहले इन लोगों के डाउट्स कुछ बता दिया जाए। आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा। हाँ जी, पूछें। 1 to 5, फर्स्ट 5 में देखें कोई डाउट है? बुक नहीं है आपके पास? हाँ जी, अभी नहीं मिली। पीछे है, दोनों के पास है? एक दे दें। फर्स्ट 5 में देखें, बुक नहीं है? दोनों के पास नहीं है, तो फिर कहीं से कैसे देखेंगे? फर्स्ट 5 में, और फर्स्ट 5 में किसी का डाउट है? जिसने ट्राई किया है, किसी का फर्स्ट 5 में? फिफ्थ कौन से? हाँ, तो छोड़ कर क्यों करेंगे? सारे करने हैं। क्यों? सभी करने हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है, चले। अभी कितने मैंने दिया था? 10 to 15। हाँ, तो उतने में से पूछें। हाँ जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 5th। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल फॉर विच द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इज ₹100 in 2 years इज। क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? द प्रिंसिपल फॉर विच, किस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली 100 रुपीज़ है 2 साल में, तो प्रिंसिपल क्या है? इस क्वेश्चन को मैं ये भी कह सकता हूं, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹100 फॉर 2 years। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू या फाइंड द सम ऑफ मनी।
ये भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, उल्टा कहा गया द प्रिंसिपल फॉर विच, किस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। मीनिंग हमसे क्या पूछा गया है, पी के आगे क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस CI माइनस SI कितना दिया गया है, 100, कितने टाइम पीरियड के लिए, T इक्वस टू 2 ईयर्स, यही क्वेश्चन है। रेट क्या है, 10%। क्लियर हुआ। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि CI की कैलकुलेशन कर लें, SI की कैलकुलेशन कर लें और दोनों इसमें यूज कर लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि जी CI माइनस SI क्यों, SI माइनस CI क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है, और जब डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं पूछूं आपसे 3 और 5 का डिफरेंस तो आप -2 बताएंगे क्या, नहीं, क्या बताएंगे, 2, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस मीनिंग कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है, सिंप्लीफाई करने के बाद यही बताया है। तो इस पर बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं। P के जगह पर P ही रहेगा, 1 प्लस रेट 10% है, टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, -1। एक स्टेप इसे और कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1.1 रेस्ट पावर 2 -1, 1.1 रेस्ट पावर 2 आता है 1.21, 1.21 -1, 1 मिनट, हाँ, 1.21 -1 मीनिंग 0.21p। सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। P के लिए आप P ही रखेंगे, R के लिए 10, टाइम पीरियड 2 बाई 100, ये कितना हुआ 0.20p, यही हुआ ना। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मीनिंग 0.21p माइनस 0.20p इक्वस टू क्या होना चाहिए, 100। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01p इक्वस टू 100, तो p इक्वस टू कितना हुआ 10,000, डिवाइड कर दें, आ गया 10,000। समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो पैटर्न यही है सॉल्व करने का, समझ में आ गया, नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया। अप टू 10 मीनिंग 6 to 10, 7, 8, 9। अच्छा, जरा 7, 8, 9 को देखें। 7th का पैटर्न उसी तरह से नहीं है जैसे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट।
नहीं चलेगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, चलिए देखें। सेवंथ आप एक बार ट्राई करेंगे, फिर आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है? नहीं आया? देखें 7, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम की मीनिंग प्रिंसिपल वैल्यू फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% इज ₹160। यही रुक जाए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस किसी एक सम के लिए ऑन ए सम 2 years के लिए 8% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कितना आता है? ₹160। यही रुक जाते हैं, हम पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वह है P1 + R/100 रेज़्ड पावर n-1। यही है। P के लिए P रखेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करें। R के लिए 8 रखेंगे, /100 रेज़्ड पावर 2-1। बताएं आंसर 1.08 रेज़्ड पावर 2-1। 1.08 रेज़्ड पावर 2 कितना आ रहा है? -1.1664 P। ये ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट P × R × T /100। P के लिए तो P ही रहेगा, R के लिए 8, टाइम पीरियड 2 /100 0.16 P। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस CI - SI = 160, मीनिंग 0.1664 P माइनस 0.16 P = 160। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 0.0064 P = 160। तो P = कितना आया? डिवाइड करें 25,000। ये ठीक है? प्रिंसिपल 25,000 आ गया। अब क्या कहा जा रहा है वह सुने। इफ द इंटरेस्ट वेयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली द डिफरेंस इन इंटरेस्ट इन 2 years विल बी नियरली। अगर यही इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर दिया गया होता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता? समझ में आया? हाँ, दोनों में अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर दिया जाए तो डिफरेंस क्या होता? अब जरा सोचें, सिंपल इंटरेस्ट में तो हाफ ईयरली होता ही नहीं है। मैंने क्या कहा है? सिंपल इंटरेस्ट में अगर हाफ ईयरली कहा भी जाए तो वही मीनिंग है। इसकी मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट तो यही इतना रहेगा, तो ये इतना कितना होगा? 0.16 × 25,000। ये कितना होगा? 4,000। 1 मिनट। सिंपल इंटरेस्ट तो इतना ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? लगा लेते हैं। P के जगह पर कितना लिखा जाएगा? 25,000, क्योंकि P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8, लेकिन क्योंकि अब सेमी एनुअली की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यह हो जाएगा रेज़ टू पावर 2 × 2 - 1। ये कैलकुलेशन होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। जरा बताएं कैलकुलेट करके। 1.04 रेज़ टू पावर 4 - 1 कितना आता है? ये 1.04 रेज़ टू पावर 4 -1 into 25,000 4246.46। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा सिंपल हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 4,000। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 246.46 रुपीज़ होना चाहिए। नहीं समझ पाए? क्वेश्चन समझें। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 160 रुपीज़ है, उससे आपने निकाला। अब ये कहा जा रहा है कि अगर यही हाफ ईयरली कर दिया जाता तो डिफरेंस क्या होता? वो हमने बता दिया 246 रुपीज़ होना चाहिए। हाँ, अब पूछें। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लें। हाँ जी बताएं। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली वर्ड नहीं होता, वह मंथ्स की जब कैलकुलेशन हमें करनी होती है
जब हमें मंथ की कैलकुलेशन करनी होती या डेज की, तब वह हो जाएगा। जब वो स्पेसिफिकली 6 मंथ्स। हाँ जी, ठीक है, ये कर लिया था। ये किसी ने किया था सॉल्व? नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8th भी बता दिया जाए पहले। ये नोट डाउन कर लिया? एट देखें, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड, यही रुक जाए, इसकी मीनिंग क्या है? सम इन्वेस्टेड, a certain sum invested at compound interest becomes 6500 after a period of 6 years। 6500 क्या है? अमाउंट, यह भी मैंने कहा है, एग्जाम्पल दिया था। टाइम पीरियड, इसकी मीनिंग एक किसी प्रिंसिपल वैल्यू को 6 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया, हमें अमाउंट कितना मिला? 6500। किस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली? कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला केवल एक है, वह यह है, हमें ए के जगह पर दिया गया है 6500 इक्वल्स टू पी की वैल्यू गिवन नहीं है, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, टाइम पीरियड 6 दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नोट डाउन नहीं, देखें। एंड 7800 आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 more years, मीनिंग जो 6 साल में डिपॉजिट करने पर यह मिल रहा था, फर्दर 2 more years मीनिंग 8 साल तक डिपॉजिट करने पर क्या मिल रहा है? 7800। कितने ईयर्स पर? उसी प्रिंसिपल वैल्यू पर, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये मिला। तो पूछा क्या गया? द अमाउंट ड्यू आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 more, मीनिंग उसी प्रिंसिपल को अगर हम 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करें तो क्या मिलेगा, ये पूछा गया, ये पूछा गया। अच्छा है क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलिए जी, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन करते हैं। 7800 डिवाइडेड बाई 6500 इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 रेज़्ड पावर 8 डिवाइडेड बाई P1 प्लस R बाई 100 रेज़्ड पावर 6। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमने डिवाइड क्यों कर दिया? क्योंकि जब प्लस माइनस के साथ वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिए जाते हैं तो डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ आप चेक करके देखें, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए हमने डिवाइड किया है। अगर कहीं लिखा होता P प्लस 1 प्लस R बाई 100 तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, जो हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? P कैंसिल, पावर 8 पावर 6, कितना बचा? 2 बचा।
ये बच गया 7,800 क्या वो 1.2 1.2 उसी के जैसा दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है। चलिए जी, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें। फ्रॉम फर्स्ट 6500 इक्वल्स टू पी। अब 1 + r / 100 रेज़्ड पावर 6 है। क्या इससे हम ये लिख सकते हैं क्या? पावर्स पर पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो P इसकी वैल्यू कितनी है? 1.2 रेज़्ड पावर 3। इससे P आ जाएगा? आ जाएगा, मैं सॉल्व कर दूं? अब जरा ध्यान से देखें, हमसे जो पूछा गया, क्या हम उसे ये लिख सकते हैं? कोई डाउट? P के जगह पर जो वैल्यू हम पाएंगे यहां से, और इसकी वैल्यू है क्या? 1.2 रेज़्ड पावर 5। आ गया आंसर। समझ में आया? एक और एग्जांपल जल्दी से देख लें, क्योंकि दूसरे क्लास का टाइम हो गया है, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है। सुने जल्दी से। इन हाउ मेनी ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 27 टाइम्स मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ। ट्रिपल्स की मीनिंग ट्रिपल। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कोई हम एक प्रिंसिपल डिपॉजिट करते हैं 2 ईयर्स में ट्रिपल होता है, तो 27 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा? समझ में आया क्वेश्चन? कोई एक प्रिंसिपल 2 ईयर्स में उसका ट्रिपल, मीनिंग अगर मैं पेन डिपॉजिट करूं तो 2 साल में 3 पेन, इन्हें डिपॉजिट कर दिया तो 2 साल में 3 तैयार हो जाएंगे। ठीक है? नहीं ठीक है? पी में ठीक है। ₹P अगर मैं डिपॉजिट कर दूं 2 ईयर्स के लिए, तो ये 3P बन जाएगा। तो जरा सोचिए, अगर 3P डिपॉजिट करते तो अगले 2 साल में कितना बनता? इसका भी तो ट्रिपल बनता। 3P का ट्रिपल क्या होगा? 9P। 9P अगर डिपॉजिट करते तो कितना होता? P 27 टाइम्स, कितने ईयर्स लगे? हो गया आंसर। नहीं ठीक है? कुछ ज्यादा जल्दी आ गया। अच्छा ही है। चल, तो ये है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। अब आप ट्राई करेंगे 11 to 25, मीनिंग अगले 15 क्वेश्चंस को, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ एक टॉपिक्स के साथ।